आज हम पढ़ने वाले हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग और उसका नंबर 2। नंबर 2 शॉर्टकट में क्या है? अचालक परत। अचालक परत के कारण अचालक परत क्या होनी चाहिए? आपके पास में आवेशित होनी चाहिए। अचालक परत और चालक परत में अंतर क्या है? इस टॉपिक के लास्ट में उसको हम इन दोनों में तुलना करके पढ़ेंगे। तो पहला अपना क्या है? अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। मैन अपना टॉपिक का जो ये है अपरिमित यानी कि उसके लंबाई चौड़ाई अत्यधिक हो, ठीक है, और आवेशित है। समरूप का मतलब यह है कि उसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान है वो क्या है? एक समान है, ठीक है। और अचालक परत है, परत बोल सकते हैं या चादर बोल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई एक पेच है बहुत बड़ा, या कोई आपके पास में कोई एक बहुत ही बड़ी कोई आयताकार आपके पास में कोई एक कोई चादर है, ठीक है, लेकिन वो अचालक होनी चाहिए, यानी कि किसी धातु की बनी हुई नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में हम उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। वो भी किसकी सहायता से? गाउस के नियम की सहायता से। तो गाउस का नियम आपको याद होना चाहिए और एक विद्युत फ्लक्स का सूत्र याद होना चाहिए। ये दोनों सूत्र याद होने चाहिए और थोड़े थोड़े आपको समाकलन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी पता है तो आप यहाँ पर इसको सीखें। तो सर्वप्रथम हम एक अचालक परत का निर्माण करते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो ये सदिश राशि है। तो पिछले वाले डेरिवेशन की बात ही इस डेरिवेशन में भी हम पहले दिशा ज्ञात करेंगे कि उस अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, ठीक है। तो पहले दिशा ज्ञात करने के लिए देखें। पहले हम डायग्राम बनाएंगे अचालक परत का। आवेशित है तो इसको हम मान लेते हैं कि धन आवेश से आवेशित है। ये धन आवेश से आवेशित हो गई परत। अनंत लंबाई की है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर सकते हैं। हम तो एक इतना सा क्षेत्रफल ले रहे हैं, ये हम परत मान रहे हैं ABCD। ABCD आपके पास में एक अचालक परत है जो आवेशित है, इसके ऊपर आवेश है। इस पर हम कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं O। यहां पर मैंने बिंदु ले लिया O। इस बिंदु O से लंबवत दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं P, जो कि बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर है। ये स्मॉल r दूरी पर है। अब इस बिंदु O के दोनों ओर समान दूरी पर, जो मैं बोल रहा हूं देखें, अब इस बिंदु O के दोनों ओर समान दूरी पर दो क्षेत्रफल अल्पांश ले लेते हैं। दो क्षेत्रफल अल्पांश ले लेते हैं, A और यहां पर B, यानी कि इसके दो छोटे छोटे हमने टुकड़े ले लिए। अल्पांश का मतलब है बहुत ही इसका छोटा भाग ले लिया क्षेत्रफल का। इस छोटे से भाग पर भी क्या होगा? आवेश उपस्थित होगा, इधर भी आवेश उपस्थित होगा। जितना आवेश इस पर उपस्थित है उतना ही आवेश इस पर उपस्थित है। तो इस आवेश के कारण यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा और इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, ठीक है, वो हम चेक करते हैं। तो देखें आप, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यह रहेगी और इसके कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यह रहेगी, यानी कि आवेश से दूर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा आपने पहले चैप्टर में पढ़ी थी कि E की दिशा यदि पॉजिटिव आवेश है तो E की दिशा हमेशा उस आवेश से दूर की ओर होगी। दिशा का मतलब है तीर का चिन्ह आपको इधर बाहर की ओर लगाना है, ठीक है। अब इसके पैरेलल इस लाइन के पैरेलल यहां पर मैं एक लाइन खींच रहा हूं, यानी कि समांतर लाइन खींच रहा हूं।
इस अल्पांश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है यह है, और इसका परिमाण कितना है dE। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा यह है और इसका परिमाण कितना है dE, तो dE वेक्टर। इस लाइन को डैश डैश करके थोड़ा मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये वाला यदि हम एंगल थीटा मान लें तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया थीटा। अब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं सभी भुजाएं समान हैं, तो सभी कोण भी क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा, तो ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो गया शीर्षाभिमुख कोण से। अब कल की तरह इसमें भी आपको इनके कंपोनेंट लेने हैं, यानी कि इनके भी आपको घटक लेने हैं। तो इसका ये वाला घटक क्या हो गया dA cos थीटा, यानी कि जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा, और इसकी अपोजिट sin थीटा। तो ये क्या हो गया आपके पास में dA sin थीटा। इसका ये वाला घटक dA cos थीटा, dA cos थीटा, और इसका ये वाला घटक क्या हो गया dA sin थीटा, dA sin थीटा। तो घटक dE sin थीटा और dE sin थीटा दोनों परिमाण में बराबर हैं। परिमाण में बराबर है इसका मतलब क्या है? ये देखो dE sin थीटा, ये भी dE sin थीटा, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है? इनका मान क्या है? सेम है, यानी कि परिमाण में समान है। दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। कैसे पता चला? यहाँ पर देखिए आप तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ है, यहाँ पर तीर का चिन्ह क्या है नीचे की तरफ है। तो कहने का मतलब यह है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को, घटक dE sin थीटा व dE sin थीटा परिमाण में बराबर व दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, अतः ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, परंतु घटक dE cos थीटा और dE cos थीटा परिमाण में समान है, बट इनकी दिशा भी सेम है। यदि दिशा सेम होती है सदिशों में तो उनको हम जोड़ देते हैं, और दिशा विपरीत होती है तो उनको हम एक दूसरे से घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिशा क्या है? समान है। अब हमारे पास में ये dE और ये dE जो दो मान थे, इनके हमने इसके दो मान प्राप्त कर लिए और इसके दो मान प्राप्त कर लिए। एक मान इसका इधर तो एक मान इसका इधर, और इसका भी ऐसे ऐसे इधर। बट ये वाले दोनों तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास में ये दो मान बचे। ये कह रहा है कि इस E की दिशा इधर होगी, ये भी कह रहा है कि E की दिशा इधर होगी। ठीक है, अब ये सब भूल जाओ। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक इस प्रकार से परत थी, ऐसे नहीं आपकी तरफ नहीं है परत, ये ऐसे है मेरे हथेली की तरफ। ठीक है, तो इस परत मान लीजिए ये परत ऐसी है, और इसके कारण ये दोनों घटक किधर है भाई? इधर है। ठीक है, तो ये वाली जो चौंक है मेरी हथेली की क्या है? लंबवत है, और तीर का चिन्ह क्या कह रहा है? बाहर। ठीक है, अतः इस अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी। ये लाइन आपको याद रखनी जरूरी है। लिखने में इसमें क्या है कि हम एक अचालक परत लेते हैं ABCD, इस पे एक मध्य बिंदु O लेते हैं, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P लेते हैं, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर इस मध्य बिंदु O से समान दूरी पर, दोनों तरफ समान दूरी पर दो क्षेत्रफल अल्पांश A और B लेते हैं, और इनके कारण A के कारण यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE है, और B के कारण भी कितनी है? DE है। ठीक है, फिर चित्रानुसार DE और DE के घटकों में विभाजित करने पर घटक DE sin थीटा व DE sin थीटा परिमाण में बराबर और दिशा में एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, परंतु घटक DE cos थीटा व DE cos थीटा दिशा में समान होने के कारण ये जुड़ जाएंगे। अतः इस अचालक परत के कारण, अतः आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस परत से लंबवत बाहर की ओर होगी। इतनी बात आपको लिखनी है। ये तो हमने डायरेक्शन याद कर ली। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि होने के नाते इसकी हमें पहले दिशा ज्ञात करनी पड़ती है, और फिर उसका परिमाण, यानी कि इसका मान कितना आएगा। किसके कारण मान? हम क्या पढ़ रहे हैं? बार बार आप टॉपिक पर जाएं, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसको सोचें। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? अरे हमारे पास में ये कोई अचालक परत है, आवेशित है। अब इस परत के कारण यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया, उस बिंदु पर हमें देखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यानी कि E का मान कितना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं? E से लिखते हैं। तो E का मान कितना है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, दिशा ज्ञात कर ली, दिशा इधर होगी, बाहर की ओर होगी। अब इसका मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो मान
ए का मान ऐसे लिख दें, थोड़ा सही लिख दें, ए का परिमाण लिख दें आप, और उचित रहेगा। अगेन आपको ये डायग्राम, ये प्लेट आपको फिर से दोबारा बनानी है। ये अचालक परत है, इसको इधर से मैं मिटा रहा हूं थोड़ा इनको। ये परत है, माना कि इसका जो क्षेत्रफल है, माना कि इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो a है, इस पर उपस्थित आवेश कितना है, q है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व है कितना है, सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व है कितना है, सिग्मा है। इससे पहले आपने सतत आवेश वितरण वाला एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें 3 थे, रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश और आयतन आवेश। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे लिख रहे थे, सिग्मा से लिख रहे थे। अब ये आवेश है और इस पर हम गाउस प्रमेय लगाने के लिए हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है, और बंद पृष्ठ हम सरलता के लिए सममित आकार का लेते हैं। सममित आकार का मतलब ये है कि जिसका क्षेत्रफल हम आसानी से पता कर सके, हमें मालूम हो उसका फॉर्मूला वगैरह ये। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो क्या होगा, बेलनाकार होगा, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ होगा। ठीक है, तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ हम इस प्रकार से ले रहे हैं। ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, और इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और इस वृत्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल है वो हम मान लेते हैं कैपिटल ए। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और ये जो आपके पास में जो गाउसीय पृष्ठ है, अब इतना सा मान लीजिए ये है, यहाँ पर मैंने कोई बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ कल्पना की। अब इतना सा भाग यहाँ पर ये बेलन इस परत के इतने से भाग को बेलन यहाँ पर कवर कर रहा है, तो इस भाग में उपस्थित कुल आवेश है, इस भाग में, इस बेलन के भाग में उपस्थित कुल आवेश है वो हमने मान लिया कितना है, Q है, और इस पूरी परत पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व वो कितना है, सिग्मा है। तो इसके 3 भाग हो गए, एक तो ये भाग हो गया S1, ये भाग हम मान लेते हैं कि S2, और एक ये जो ऊपर बेलन का जो ऊपर वाला जो वक्राकार भाग है उसको हम मान लेते हैं यहाँ पर एक S3, ये भाग है S3। इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इससे दूर की ओर, यदि पॉइंट इधर ले रहे हैं तो इधर दूर, और इसके इधर ले रहे हैं तो इधर भी क्या होगी, ई की डायरेक्शन इससे दूर की ओर होगी। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इससे दूर की ओर, और यहां पर अब क्षेत्रफल सदिश, इंपॉर्टेंट टर्म है क्षेत्रफल सदिश। जिसको नहीं पता है वह विद्युत फ्लक्स वाला जो चैप्टर उसको दोबारा पढ़े, विद्युत फ्लक्स वाला टॉपिक है उसको दोबारा पढ़े कि क्षेत्रफल सदिश क्या है। तो क्षेत्रफल सदिश का मतलब है इससे लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा, और यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं, वो कितना मान लेते हैं हम, डी ए सदिश। ई और डी ए, इन दोनों के मध्य बना कोण कितना है, आप ही बताओ कितना है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री। इसी प्रकार से ये परत ऐसे, तो इस परत के इधर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर ई का मान, इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ई सदिश, यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन इधर रहेगी डी ए सदिश, और दोनों के मध्य बना कोण यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पर यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर ई की डायरेक्शन ये रहेगी, और यहाँ पर इस पे ये जो पृष्ठ है इस पे लंब डाले तो क्षेत्रफल सदिश यानी कि लंब डाले तो लंब किधर डलेगा, ऊपर की तरफ। तो ये आपका यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ डी ए सदिश। अब इन दोनों के मध्य बना कोण थीटा, ये 90 डिग्री। अच्छे से पहले डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम में ये थीटा, ये डी ई, S1, S3, S2, ये पूरा अच्छे से मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला हम जानते हैं।
परंतु पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को किसे लिखते हैं? सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा जो वृत्ताकार भाग है इस बेलन का, उसमें कुल आवेश कितना था? Q बट्टा इसका कुल क्षेत्रफल कितना माना है? A, तो Q बट्टा A। यदि हमें आवेश का मान ज्ञात करना है तो A को हम इधर क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा A। ये सिंपल मैथमेटिक्स नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर गाउस प्रमेय से गाउस प्रमेय क्या है? क्लोज इंटीग्रेशन E dA cos थीटा इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन दे दीजिए इसको 2। अब हम क्या करेंगे? इस गाउसीय पृष्ठ के 3 भाग करेंगे, कल वाला डेरिवेशन की तरह इसमें भी हम क्या करेंगे? गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में बांटने पर गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में बांटने पर S1 व S2 तो क्या है? वृत्ताकार भाग है, और S3 क्या है? वक्राकार भाग। यानी कि ये आपका बेलन है, गाउसीय पृष्ठ बेलन के समान है ये, और ये तो क्या S1 और S2 ये तो क्या दोनों वृत्ताकार है, और S3 कौन सा? ये तो ये क्या है? वक्राकार है। ठीक है, तो 3 भागों में बांटने का मतलब है इस इक्वेशन को अब 3 बार लिखना है प्लस प्लस के साइन में, और ये जो समाकलन का चिन्ह है उस समाकलन के चिन्ह में ये जो सर्किल है वो आपको अब नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि बेलन को हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे तो वह बंद पृष्ठ नहीं रहेगा, तो ये क्लोज इंटीग्रेशन का साइन है वो नहीं लगाएंगे, ओनली इंटीग्रेशन का लगाएंगे। ठीक है, अतः S1 इंटीग्रेशन S1 पृष्ठ के लिए E dA cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S2 E dA cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S3 E dA cos थीटा इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पर S1 पृष्ठ के लिए थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। S2 पृष्ठ के लिए यहां पर देखें ये थीटा, तो यहां पर थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री। S3 पृष्ठ के लिए थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री, तो यहां पर आप लिख दीजिए 90 डिग्री। अब थीटा का मान इसमें पुट कर दीजिए, तो पुट करने पर क्या हो गया? इंटीग्रेशन S1 E dA cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन S2 E dA cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन S3 E dA cos 90 डिग्री इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो ये तो मान हो गया 1, ये भी 1, और ये 0 से E dA को गुणा करेंगे तो ये टर्म तो पूरी क्या हो गई? 0। तो यहां पर क्या बचा? E। अब इंटीग्रेशन को साइन को मैं E से आगे कनेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि मान जो चेंज होगा वो किसका होगा? ओनली क्षेत्रफल का होगा। इसलिए E इंटीग्रेशन S1 dA और cos 0 का मान कितना हो गया? 1, प्लस इस साइन को भी E से मैं आगे लिख रहा हूं, E इंटीग्रेशन S2 और dA प्लस इसका मान 0 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? पूरा 0 इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिलाकर बात यह आ गई कि A इंटीग्रेशन S1 dA प्लस A इंटीग्रेशन S2 dA इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या चाहिए? इंटीग्रेशन dA का मान चाहिए S1 पृष्ठ के लिए और S2 पृष्ठ के लिए। कहने का मतलब है यहां पर D है तो क्या? छोटा सा क्षेत्रफल है।
इंटीग्रेशन है तो ये जो पूरा वर्गाकार भाग है इसका क्षेत्रफल चाहिए S1 के लिए, और इसका भी हमें क्षेत्रफल चाहिए। अब इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है भाई, और इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, ये बात हम पहले ही मान चुके हैं कि गाउसीय पृष्ठ का जो गाउसीय पृष्ठ रहता है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है A। तो इसका क्षेत्रफल कितना मान लिया आपने A, तो A इसका है। तो कहने का मतलब ये है परंतु इंटीग्रेशन S1 dA का मान बराबर होगा इंटीग्रेशन S2 dA के, और वो मान कितना है जो आपने मान लिया वो कितना है A है। ठीक है, वह समेशन Q इज इक्वल टू Q, और Q का मान कितना है सिग्मा A। समीकरण 1 से देखें Q इज इक्वल टू कितना सिग्मा A। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर मान कितना लिख दूं सिग्मा A। अब ये सब मान इस इक्वेशन में पुट करें, बड़ी सावधानी से करें। इसका मान कितना है A, ये हो गया EA प्लस इसका मान कितना है E, और ये क्या है A, तो ये भी EA। समेशन Q का मान ये रहा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक EA और एक EA जोड़ो, एक आम और एक आम दो आम। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2EA इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये A भी है, ये A काटना आता है क्या आपको, तो A से A कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें तो E का मान चाहिए, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा बट्टा ये 2 इधर आ गया, तो 2 एप्सिलॉन नॉट। ये लो जी। ठीक है, तो अब इसके कारण इस आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अगल बगल में कितनी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। यहां पर एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि यहां पर दूरी नहीं है, दूरी मेंशन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब किसी आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। अब क्वेश्चन ही ऐसे आ जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी r में ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ किस प्रकार से खींचोगे आप, तो ग्राफ खींचने के पहले तो आपको इन दोनों के मध्य संबंध क्या है वो पता होना चाहिए कि संबंध क्या है। ठीक है, तो E व R में ग्राफ, E व R में ग्राफ, तो एक तरफ लिखें आप E और दूसरी तरफ लिखें आप R। अब इन दोनों के मध्य संबंध क्या है, फॉर्मूले को देखें, E इसमें R नहीं है तो E समानुपाती R की घात 0। R की घात 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब क्या E का मान नियत, तो ये E का मान, तो ये सीधी लाइन है। ठीक है, फिर यदि ऐसे आ जाए E और सिग्मा में ग्राफ, E व सिग्मा में ग्राफ, तो ये E और ये सिग्मा, ये दोनों एक दूसरे की क्या है ऊपर समानुपाती हैं, तो लिख सकते हैं E समानुपाती सिग्मा, और समानुपाती का ग्राफ क्या होता है कि सीधी रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा डेरिवेशन हो गया कि किसी अपरिमित अचालक परत कारण, आपको शॉर्टकट में याद रखना है अचालक परत वो भी क्या है आवेशित है, आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। यह आपका गाउस के अनुप्रयोग का नंबर 2 है। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग 3। वहां पर क्या होगा अचालक परत की जगह हम क्या लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि लॉकडाउन में सब्जी वाली गाड़ियां आ रही है इसलिए आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। थैंक यू।